अच्छा, जिन लोगों के रिलेशंस हैं बट शादी अभी तक नहीं हुई है तो वो सारी रेखाएं भी इसमें आएंगी जी। तो जिन लोगों के जीवन रेखा में कई बार क्या होता है कि बीच से थोड़ा सा कट आ जाता है जी, ये किस चीज का संकेत होता है? जीवन रेखा यहाँ से जो ये आपके इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे से यहाँ से प्रारंभ होती है। जैसे आप देखेंगे, ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि शादी कब होगी? अगर 2 शादियाँ होनी है तो आप यूरोप में पैदा हुए हैं तब भी 2 शादियाँ होंगी, भारत में पैदा हुए हैं तब भी 2 शादियाँ होंगी। चाहे आप यूरोपियन व्यक्ति का हाथ देखिए, चाहे आप भारत के व्यक्ति का हाथ देखिए, हाथ देख करके ये पूरे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। सरकारी नौकरी के लिए 2 योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इंडेक्स फिंगर के नीचे ये आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ होना चाहिए। क्या बच्चों की रेखाएं भी देखी जा सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं पामिस्ट प्रशांत जी, जिनका हस्तरेखा में 27 साल का एक्सपीरियंस है। अपने जीवन में कम से कम 50,000 के आसपास वो हाथ देख चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन से ऐसे साइन होते हैं जिससे पता चलता है कि आप सही में लकी हैं या नहीं हैं, आपकी जीवन रेखा क्या कहती है, आपकी हृदय रेखा क्या होती है, उससे क्या चीज़ों की आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप अपने जीवन में बिजनेसमैन बनेंगे या एक अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जो हम बात करते हैं, जो ज्योतिष वाले जो पामिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट होते हैं, लेकिन कोर्सेज तो सबके सेम ही होते हैं। और ये पामिस्ट्री तो एक छोटा सा सब्जेक्ट हुआ ना, यह बहुत वास्ट है। ये पामिस्ट्री जो है ये ज्योतिष का ही पार्ट माना जाता है। ज्योतिष के अंदर कई विधाएं होती हैं, जैसे कि किसी का अगर बर्थ डिटेल करेक्ट है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है और प्रेडिक्शन किया जाता है। वास्तुशास्त्र है, तीर्थशास्त्र है, शकुन शास्त्र है, पासा है। महाभारत में शकुनी पासा फेंकता था और पासा के थ्रू जो है राज्य को जीतने की संकल्पना की जाती थी। उसी में जो है सामुद्रिक शास्त्र भी आता है, रमल एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं। और जी, रमल में आता है वो। सामुद्रिक शास्त्र भी आता है। सामुद्रिक शास्त्र जो है वो वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर पूरे बॉडी की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नाक कैसी है, आँख कैसा है, आईब्रो कैसा है, बाल का कलर कैसा है, इसके साथ साथ हाथ की रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। ये पामिस्ट्री वैदिक ज्योतिष हम हाथ की रेखाएं देखते हैं तो कौन कौन सी ऐसी मेन रेखा, क्योंकि बहुत सारी एक कुछ मेन रेखाएं जो बहुत उभरी हुई होती हैं, तो ये कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं। देखेंगे आप, जैसे ये जीवन रेखा हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा हो गई, और ये वाली जो लाइन होती है ये हृदय रेखा होती है। 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं जो नहीं बदलती हैं। इसके अलावा जितनी लाइनें होती हैं उसे सेकेंडरी या द्वितीयक लाइन्स के नाम से जानते हैं, जो बदलती रहती हैं। आपकी सोच के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से समय समय से चेंज होती रहती है। तो ये लेफ्ट हैंड देखा जाता है इसमें या राइट हैंड देखा जाता है? भारतीय सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और पुरुषों का राइट हैंड देखना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आधुनिक हस्तरेखा शास्त्र, आधुनिक ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने बताया है कि हमें दोनों हाथों को देखना चाहिए। और जिस हाथ से हम ज़्यादा कार्य करते हैं, जैसे लिखने के लिए, या आप कोई डेक्सटेरिटी का काम करते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, किस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हैं, वो हाथ भी देखना चाहिए। और आपको एक बहुत ही रुचिकर बात बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाइए, कीबोर्ड पे दोनों हाथों को वहाँ पे लगाइए, दोनों हाथों की उंगलियों से कीबोर्ड को दबाइए, जिससे पहले छप जाए लेटर, वही हाथ आपका ज़्यादा एक्टिव है। मान लीजिए बाएं हाथ वाला लेटर छप जाए तो वो ज़्यादा एक्टिव हैंड है आपका, और वो हाथ जरूर देखना चाहिए। जैसे कुछ लोग तो वैसे ही लेफ्टिस्ट होते हैं, जब जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ राइटी होते हैं, कुछ लेफ्टी होते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना काम लेफ्ट से लिखते हैं, तो उनका तो लेफ्ट ही देखा जाएगा। हाँ, प्राथमिकता लेफ्ट को दी जाएगी, लेकिन आधुनिक हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमें दोनों हाथों को देखना चाहिए। दोनों को देखना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पिछले एक पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया था, तो ऐसा था कि एक हाथ हमारा ऐसा होता है कि जो जन्म से है और दूसरा होता है हमारा कर्म से है। तो क्या दोनों हाथों की रेखाएं समय के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं? भारतीय सामुद्रिक शास्त्र, भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो लेफ्ट हैंड होता है, यह जो होता है ये जन्म से मिलता है हमें, पूर्व जन्म की भी प्रारब्ध इसके अंदर छुपे हुए होते हैं। और जो राइट हैंड होता है उससे हम सीखते हैं, वातावरण में जब हम कार्य को सीख करके जब हम कार्य करते हैं तो राइट हैंड में बहुत सारी चीज़ें विकसित होती हैं। तो राइट हैंड जो होता है ये वर्तमान जन्म का हाथ होता है, ऐसा माना जाता है। तो हमें राइट
जो हमारा एक्टिव अगर वैरायटी है और एक्टिव हम राइट से करते हैं सारी चीजें, तो हमें राइट देखना। राइट देखना चाहिए। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई लेफ्ट हैंड से बॉल फेंकता है, क्रिकेट खेलता है, तो हमें उसका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, साथ साथ हमें उसके वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए राइट हैंड भी देखना जरूरी होता है। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि जो एक्टिव है जी, वो देखना चाहिए हमें, वो देखना है ना। तो अगर हम बात करें जीवन रेखा की, जी तो जिन लोगों के जीवन रेखा में कई बार क्या होता है कि बीच से थोड़ा सा कट आ जाता है, जी, ये किस चीज का संकेत होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। जीवन रेखा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें जीवन के बारे में समझना है। जीवन का मतलब हमारा माइंड, सोल होता है, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी, जो फिजिकल बॉडी होती है, ये जीवन होता है। तो मान लीजिए जीवन रेखा में कहीं कट लग गया, इस तरह से कोई भी क्रॉस लग गया, तो आप समझिए कि जीवन के इस समय में यहाँ पे कोई न कोई बड़ी दुर्घटना आशंकित है, संभावित है। या आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई भी क्रॉस लग गया, तो अब आप ये जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए यहाँ पे 45 ईयर्स है, तो 45 ईयर के आसपास बड़ी दुर्घटना शरीर के साथ होने वाली, जैसे कोई भारी बीमारी या रुग्णावस्था आएगी। रुग्णावस्था मतलब फीबल हो जाएगी, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाएगी। साथ ही साथ आप बिजनेस में भी लॉस में जा सकते हैं, कैरियर में भी बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। ये सब जीवन रेखा से पता चल सकता अच्छा, है। स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से नीचे से हमारा बर्थ के अकॉर्डिंग हम लेते हैं या ऊपर से लेते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखेंगे जीवन रेखा जो है, आप अंगूठी के नीचे ये घेरता हुआ जो कर्वी लीनियर एरिया है, ये जीवन रेखा होता है। जीवन रेखा यहाँ से जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, इसकी नीचे से यहाँ से प्रारंभ होती है। जैसे आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 90 साल और 100 साल, एकदम यहाँ मणिबंध तक आती है ये लाइन। तो जिन लोगों की बिल्कुल एंड तक है वो उनकी आयु काफी लंबी होती है। जी, क्या अकाल मृत्यु भी इसमें दिखाई देती है? जी बिल्कुल। अकाल मृत्यु के बारे में मैं एक अपनी घटना भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास करीब ईयर 1999 में एक क्लाइंट आया था। वो जानने वाला ही लड़का था, और इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चे IAS PCS की तैयारी करते थे। क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ के घटना का जिक्र जरूर करता हूँ। और वो लड़का मुझे दिखाया, और उसकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी। ज्योतिषियों में ये धारणा है कि लाइफ लाइन छोटी है तो जीवन छोटा, ऐसा नहीं है। उसकी लाइफ लाइन छोटी होने के साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी छोटी थी, हृदय रेखा भी छोटी थी। तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका लाइफ बहुत कम है, और मैंने उसको बताया नहीं कि वो 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, लेकिन मैंने दूसरे दोस्तों को बताया, और 3 महीने के बाद उसका स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अकाल मृत्यु की भी लाइन इसके अंदर होती है। लाइफ लाइन में बहुत सारे क्रॉस कट बने हुए हैं। आप देखेंगे ये मिडिल फिंगर, इसके नीचे बहुत सारा जाल या ग्रिल बना हुआ है, कोई क्रॉस बना हुआ है, तो अकाल मृत्यु संभावित है। अच्छा, जब हम हृदय रेखा की बात करते हैं, जी, हृदय रेखा क्या बताती है? हृदय रेखा जो होती है, ये हमारी भावना या जो हमारा फिजिकल हार्ट होता है, जो पंप करता है, ब्लड की सप्लाई करता है, दोनों के बारे में बताती है। जो भावना होती है, जैसे आप देखेंगे हृदय रेखा जो है, जितना जी वक्री फॉर्म में रहेगा, जितना कर्व रहेगा, उतना ही इंसान जो है सुहृदय होता है। एक भावनात्मक व्यक्ति होता है, उसके अंदर प्रेम के गुण बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर लव एंड केयर की भावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये हृदय रेखा बिल्कुल सीधे चल रही है, उतना ही वो अंदर से हृदय से कड़ा होता चला जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत ही अंदर से मजबूत या कड़े होते हैं, या रिजिड होते हैं, या दूसरों का प्रेम नहीं पाते हैं, या दूसरों को प्रेम नहीं दे पाते। रूड बोल सकते हैं उसको, रूड भी बोल सकते हैं उसको। ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे वो प्रिंसिपल में अपने रहना चाहते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, थोड़े कड़े हो जाते हैं वो अंदर से। तो जितना ज्यादा कर्वी होगा, इतना उसका मतलब ये है कि उतना ही उदारवादी होगा, सही अच्छे दिल वाला आदमी होगा। और अगर ये रेखा पूरी की पूरी स्ट्रेट चली गई हमारी, इसका मतलब है कि पर्सन रूड है। अच्छा, इसमें ये भी तो मैटर करता होगा कि मान लो बीच में आधी रह गई, सारी रेखाएं पूरी हैं, जीवन रेखा भी सही है, लेकिन वो पूरी नहीं है, आगे किसी पर्वत पर अटैच नहीं है, बीच में आधी रह गई, तो इसका क्या मतलब होगा? आपका सवाल है कि अगर हृदय रेखा अगर आधी रह जाए तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है कि हृदय रेखा को हम अगर 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है कि मध्यम साइज की हृदय रेखा हो गई जो आधी रह गई। एक होता है मध्यम से थोड़ी सी ज्यादा, जो करीब ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे तक कम से कम पहुंच रही हो, तो थोड़ी ये पूरी रेखा मानी जाती है। एक हृदय रेखा होती है जो बिल्कुल बृहस्पति पर्वत तक, ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे तक आ रही है। तो समझिए कि ये 3 प्रकार के हृदय रेखा है। वैसे तो कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रकारों में अगर हम देखें, तो अगर बहुत ही छोटी हृदय रेखा, तो ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ज़्यादा रिजिड होता है,
आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा की, जिस तरीके से हृदय का आपने बताया कि ये हमारे बिहेवियर को दिखाता है, मस्तिष्क क्या हमारा ब्रेन को दिखाता है? मस्तिष्क रेखा जी, मस्तिष्क रेखा जो होती है ये हमारे कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक ब्रेन को दिखाता है। ब्रेन जो होता है ये हमारे थॉट का एक बड़ा सेंटर होता है। हम क्या सोचते हैं, क्रिएटिव थॉट होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी होगी हमारे अंदर, मैकेनिकल एबिलिटी होगी, स्पोर्ट्स की एबिलिटी होगी, या हमारे अंदर मैं एक कवि बनूंगा, एक पोएट बनूंगा, एक राइटर बनूंगा, ये मस्तिष्क के द्वारा पता चलता है। तो ये हम कैसे ढूंढते हैं? मान लो किसी को पोएट्री में जाना है, या फिर उसको अपना टैलेंट पता ही नहीं, या कभी कभी किया लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ से किसी को पोएट बनना है या बिजनेसमैन बनना है? क्या ऐसे संकेत होते हैं? मस्तिष्क रेखा से अगर आप देखेंगे, इसको अगर हम दो भागों में विभाजित करें, एक तो बहुत ज्यादा इधर चंद्रमा की तरफ झुका हुआ है और एक मस्तिष्क रेखा सीधे जा रहा है। अगर ये चंद्रमा की तरफ झुका हुआ मस्तिष्क है, चंद्रमा मन का ग्रह होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान मन के फील्ड में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला होगा। जैसे वो बहुत क्रिएटिव इंसान होगा, वो पोएट्री लिखने वाला होगा, वो एक अच्छा राइटर हो सकता है, वो सोशल मीडिया में जाने वाला इंसान हो सकता है क्योंकि कल्पनाशीलता उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो इंसान मैथमेटिक्स के फील्ड में जा सकता है, फिलोसोफर हो सकता है क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, और जितना ज़्यादा वो सोचेगा, कहीं ना कहीं 100% मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, उसका मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे झुका हुआ होगा। वह जितने भी जो सोशल मीडिया पे हैं या फिर ये क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनका चंद्रमा पे होगा। चंद्रमा कहाँ होता है हाथ में? चंद्रमा जो होता है ये कनिष्ठा उंगली होती है, इससे ठीक नीचे वाले एरिया में आप आएंगे, ये पूरा एरिया देखेंगे, ये आपका चंद्रमा का एरिया होता है। ओके, ये कैसे पता लगाया जा सके कि शादी कब होगी या कितनी शादियां हैं? शादी के लिए सबसे प्रमुख दो जगह होती है जहां से हमें देखना होता है। दो जगहों में आप देखेंगे, एक तो आपका ये जो अंगूठा है, ये आपका शुक्र का एरिया होता है। शुक्र का एरिया जितना सुंदर है, जितना साफ सुथरा है, इस पे क्रॉस कटिंग नहीं है। कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच या जो आपसी रिश्ते होते हैं बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं। इसके बाद जो शादी होती है, कनिष्ठा उंगली जो होती है आपकी, कनिष्ठा उंगली के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे ये क्षैतिज रेखाएं इस तरह से चलती हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथों में भी क्षैतिज रेखा है। यहाँ पे जितनी लाइंस होती हैं उतना ज्यादा आपकी अटैचमेंट या विपरीत जेंडर के साथ जुड़ाव को दिखाता है। मान लीजिए एक लाइन है तो आपकी शादी बिल्कुल किसी न किसी जगह पे एक ही जगह पे फिक्स होगी और उसी के साथ आप जुड़े रहेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे दो तीन क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 जगहों पे आपके जुड़ाव को शो करते हैं। हो सकता है लव कम अरेंज मैरिज भी हो जाए आपकी, या कहीं ना कहीं 2 शादियों के भी योग दिखाई देते हैं। तो अगर किसी की यहाँ पे 2 रेखाएं हैं जी, तो ऐसा होगा कि उसके जीवन में एक से ज़्यादा वोमेंस हो सकती हैं। मेंस, वोमेंस है तो मेंस हो सकते हैं, मेंस है तो वोमेंस हो सकती है ना। जी, लव रिलेशनशिप कहाँ से देखा जाता है? जी, ये इसी का ही पार्ट है? जी। लव रिलेशनशिप के लिए आपके हृदय रेखा और आपकी जो ये शादी की रेखा है, इन दोनों को देखा जाता है। हृदय रेखा यहाँ पे अगर चल करके 2 भागों में इस तरह से बट रही है, इसमें से कोई ब्रांच निकल रहा है, इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक बहुत ज़्यादा खुले हृदय के व्यक्ति होंगे, आप सहृदय व्यक्ति होंगे, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति होंगे, लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति होंगे। दूसरा, यहाँ पे एक से अधिक लाइनें अगर हैं और बहुत ही स्पष्ट लाइनें, तो समझिए कि आपके एक से अधिक विपरीत जेंडर के साथ अटैचमेंट होने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कि लव रिलेशन होने वाले हैं, रिलेशंस रहेंगे। अच्छा, क्या हस्तरेखा टाइमलाइन भी बता सकती है? जिस तरीके से कुंडली टाइमलाइन बताती है कि आपकी जुलाई में ये दशा आएगी या अगस्त में ये आएगा, क्या हस्तरेखा से टाइमलाइन भी बताई जा सकती है? जी बिल्कुल, हस्तरेखाओं से टाइमलाइन हम पता करते हैं। जैसे ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन में यहाँ पे आप देखेंगे इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट लगाया हुआ है, तो ये जीवन का मध्य है। जीवन का मध्य ज्योतिष में 40 से 45 साल माना जाता है। तो समझिए कि यहाँ से कोई लाइन मान लीजिए ऊपर की तरफ इस तरह से जा रही है, तो समझिए कि 40 से 45 साल में आपका भाग्योदय होने वाला है।
अगर मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो करीब करीब 30 से 35 साल के बीच में आपका भाग्योदय होने वाला। तो लाइफ में अलग अलग जगहों पे जो है कोई भी लाइन वहाँ पे जुड़ रही है, लाइन निकल रही है, तो उसी से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। जीवन के किस समय में आपका भाग्योदय होगा, जीवन के किस समय में आपकी शादी होगी, किस समय एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, ये सारी चीज़ें जो है टाइमलाइन से ही निर्धारित की जाती है। तो ऐसे में मैरिज की टाइमलाइन भी देखी जा सकती होगी। बिल्कुल देखी जाती है। मैरिज की जो टाइमलाइन होती है, आप देखेंगे कनिष्ठा उंगली के नीचे वाला एरिया है और ये हृदय रेखा यहाँ पे आप देखेंगे। इस पूरे एरिया को अगर आप यहाँ पे 20 साल से लेके 60 साल तक बांट दें। 20 साल से 60 साल का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो शादी की उम्र होती है वो 18-20 साल से शुरू होती है। तो मान लीजिए एकदम जड़ में कोई लाइन इस तरह से आ रही है तो उस व्यक्ति की 18 साल या 20 साल में शादी हो जाएगी। मान लीजिए एकदम मध्य में कोई लाइन आ रही है तो 20 से 60 को अगर आप मध्य में लेंगे तो करीब करीब 25 या 28 साल 30 साल की शादी का एज बनेगा। तो यहाँ पे 30 साल में शादी होगी। ये थोड़ी और ऊपर जा रही है, मान लीजिए तो 40 साल में शादी हो सकती है। थोड़ी और ऊपर जा रही है तो उसकी 50 साल में शादी होगी। एकदम ये जो उंगली की जड़ है, जो छोटी उंगली, इसकी जड़ में कोई लाइन इस तरह से निकल के जा रही है तो उसकी 60 साल में भी शादी हो सकती है। तो मैरिज का टाइमलाइन जो है कनिष्ठा उंगली के नीचे मैरिज की लाइंस को देख करके किया जाता है। अच्छा, जिन लोगों के रिलेशंस हैं बट शादी अभी तक नहीं हुई है तो वो सारी रेखाएं भी इसमें आएंगी? जी, चाहे आपके रिलेशन हो, हस्तरेखा शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत रिलेशनशिप हो या वो रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों लाइनें जो है इसके अंदर दिखाई देती है, सेम होती है। ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री के आधार पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई लाइनें हमारे हाथ में बनी हुई है और मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ, मैं यूरोप में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पे जब कोई ज्योतिष बताएगा तो बोलेगा कि आपकी कई शादियाँ हो सकती हैं, कई रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और कई लाइन से। तो यहाँ पे जब ज्योतिष बताएगा तो वो इस तरह से बताएगा कि आपकी कई जगह पे अटैचमेंट या जुड़ाव के चांसेस है, हो सकता है फ्यूचर में आपकी एक से अधिक शादियां भी हो जाए। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के आधार पे हमारे बातचीत का जो व्याख्या है वो चेंज हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें वही रहती है। अगर 2 शादियां होनी है तो आप यूरोप में पैदा हुए हैं तब भी 2 शादियां होंगी, भारत में पैदा हुए हैं तब भी 2 शादियां होंगी, लेकिन व्याख्या थोड़ा ज्योतिषियों का मतलब अलग उसको है। इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा एक पामिस्ट के लिए अलग तरीके से होगा। अलग तरीके से हाथ तो सबका सेम रहता होगा कि जिस तरीके से हमारी जो रेखाएं हैं वो वहां भी उसी तरीके से होंगी। ऑलमोस्ट हाथ सेम रहता है, बस हाथ के प्रकार का आकार प्रकार में थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस होता है। जैसे यूरोप में थोड़ा गोरे लोग ज़्यादा होते हैं, या आप देखेंगे चाइना और जापान में थोड़े मंगोलाइट तरह के लोग होते हैं। थोड़ी बहुत हाथ की थिकनेस, हाथ की बनावट में अंतर है, लेकिन हाथ की रेखाएं लगभग सेम होती हैं, पर्वत सेम होते हैं, हाथ बिल्कुल सेम बताता है। चाहे आप यूरोपियन व्यक्ति का हाथ देखिए, चाहे आप भारत के व्यक्ति का हाथ देखिए, हाथ देख करके उसके पूरे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। रेखाएं 2 तरह की होती हैं। अगर रेखाएं वर्टिकल है तो ये शुभ मानी जाती हैं हमेशा, ये भाग्य के कारक होते हैं। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में बिल्कुल सीधी रेखा इस तरह से जा रही है तो ये भाग्य की रेखा है, ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर भाग्य की रेखा को कोई क्षैतिज रेखा काट रही है इस तरह से, तो उसके अंदर नकारात्मक असर डाल रही है, इसका मतलब वो बाधा डाल रही है। तो भाग्य में जब कई रेखाएं इस तरह से क्षैतिज रेखाएं काटती हैं तो भाग्य में बाधा डालती हैं, और बाधा जो होता है यह आपके प्रोग्रेस का भी प्रतीक होता है। हमने कई ऐसे बिजनेसमैन का हाथ देखा है, बिजनेस वुमेन का हाथ देखा है, जिनकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है लेकिन क्षैतिज रेखाएं बहुत ज़्यादा काट रही हैं। इसका मतलब कि ये बहुत बड़े मिलियंस बिलियंस वाले व्यक्ति हैं जिनको भाग्य भी साथ दे रहा है और बाधाएं भी उतनी ही ज़्यादा उनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक बड़े बिजनेसमैन के हाथ में देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ कि भाग्य रेखा भी नहीं है, सूर्य रेखा भी नहीं है, सिर्फ क्षैतिज रेखाएं बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी काट रही हैं, तो एक रेखाओं का जाल आपने देखा होगा जो बुरे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इंसान अस्वस्थ रह सकता है, उसके ऊपर राहु का, केतु का असर देखा जा सकता है, उसके ऊपर बिजनेस लॉस है, लोन हो सकता है, कर्ज हो सकता है, बहुत सारी इस तरह की संभावनाएं देखी जाती हैं। अच्छा, ऐसे कौन से साइन होते हैं जो दिखाते हैं कि हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा? बहुत ज़्यादा जो धन का योग बनता है जिसको धन लक्ष्मी योग कहते हैं,
उस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। ये आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है आप देखेंगे यहाँ पे कोई ट्रायंगल का शेप बनना चाहिए हृदय रेखा के पास, डेफिनेटली एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक होने वाला। तीसरा, बृहस्पति पर्वत पे कोई भी वर्ग या रेक्टेंगल बन रहा हो तो भी उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आएगी। चौथा जो है आप देखेंगे कि सूर्य की रेखा अच्छी हो, भाग्य रेखा अच्छी हो, तो वो इंसान बहुत बड़ा मिलियनियर बिलियनियर से भी बड़ा इंसान बनेगा। उसके पास मिलियनियर बिलियनियर जो शब्द है वो छोटे पड़ जाएंगे, एक बड़े राजयोग की तरफ वो चला जाएगा। कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि हमें बड़ा सावधान रहने का जरूरत है? सिग्नल्स में जो सबसे ज्यादा होते हैं, हमारे हाथों में कई अलग अलग संकेत होते हैं। उन संकेतों के बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कि ये मस्तिष्क रेखा, इस पे कोई आइलैंड या द्वीप बन रहा है, ये खतरनाक साबित होता है। किस आइलैंड का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसी आकृति बनी होगी जो ना स्क्वायर है, ना सर्कल है, ना रेक्टेंगल है? जी, आइलैंड का मतलब होता है, आप देखेंगे जो यव की तरह रचना होती है, जैसे हमारी आंख होती है यव की तरह होती है। तो अगर कहीं पे भी यव बन रहा है, जैसे आपके मस्तिष्क रेखा पे इस तरह से यव बन रहा है, द्वीप बन रहा है, ये नुकसानदायक होता है। मस्तिष्क पे यव का मतलब होता है कि इंसान को भूलने की प्रॉब्लम होगी, सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकती है, मस्तिष्क से संबंधित व्याधियां हो सकती हैं उसके अंदर। अगर ये आपके जीवन रेखा पे कोई आइलैंड बन रहा है तो जीवन में व्याधियां निश्चित रूप से आएंगी, जीवन में रुकावटें आएंगी, जीवन में बीमारी आएगी। सूर्य रेखा पे आइलैंड बन रहा है, आंखें खराब हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, फादर के साथ मतभेद हो सकता है। ये सब जो है हमारे जो है नकारात्मक संकेत होते हैं। नकारात्मक संकेतों में आप देखेंगे जैसे शुक्र पर्वत है, आपने हैशटैग का नाम सुना होगा, आजकल हम हैशटैग बहुत ज्यादा करते हैं। अगर इस तरह से कोई हैशटैग की तरह रचना बन रही है तो निश्चित रूप से कन्फाइनमेंट योग या जेल योग भी बनता है। अच्छा, आपके पास किस तरीके के बाहर से भी कुछ क्लाइंट्स आए हैं आपके पास में? जी, मेरे पास भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जो एनआरआईज हैं। एनआरआईज के साथ साथ जो और भी जो वहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे वो यूरोपियंस हो, अमेरिकन हो, वो भी हमें कनेक्ट करते हैं। सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस आपका क्या था? लोग किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? जैसे मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में कंसर्न रहता हूँ कि भाई किसी भी इंसान के बारे में मुझे बिल्कुल गहराई में बताना है। अब मैं एक घटना बता रहा हूँ। मेरे पास चेन्नई से एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उनके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया कि आपके जीवन में बिजनेस में कब कब लॉस है, कब कब आपको प्रॉफिट होने वाला है, कब आपके पास 500 करोड़ रुपए आएंगे, कब आपके पास 1000 करोड़ रुपए आएंगे, और आए भी उनके पास। लेकिन जब मैंने सारी बातें बता दी तो लास्ट में उन्होंने जो सवाल पूछा ना, वो आप सुन करके हंसेंगे। उनको इन सब चीज से मतलब नहीं था, उनको पास पैसे बहुत आ रहे थे और आने ही थे, और जो मैंने बताया वो भी सही बताया, उनको इससे भी मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने लास्ट में आधे घंटे के डिस्कशन के बाद मुझसे बोला कि सर ये बताइए कि इस पैसे को भोग करने के लिए मेरी लाइफ लाइन ठीक है ना? तो मुझे थोड़ा सा अंदर से हंसी भी आई और मुझे एक सीख भी मिली कि मैं बहुत सीरियसली भी बताऊं तो मुझे व्यक्ति को ये समझना है कि भाई वो पूछना क्या चाह रहा है, हमें ये भी समझना जरूरी है। उसका सवाल मात्र एक था कि भाई मैं लाइफ को जी पाऊंगा ना, सुख भोग कर पाऊंगा ना? मैंने कहा बिल्कुल, आपकी जीवन रेखा संपूर्ण है और आप सुख भोग करेंगे। अच्छा, अलग अलग कंट्रीज से भी आता है? अलग अलग कंट्री से भी आता तो उनके किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? अलग अलग कंट्रीज से मेरे पास जैसे कि जो क्वेश्चन आए मेरे पास, जैसे कि कनाडा और अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैम्बलिंग के शिकार हो गए, वहाँ गैम्बलिंग बहुत चलती है, भारत में इसको जुआ बोलते हैं। तो उनको ये पूछना था कि मैं गैम्बलिंग में जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। गैम्बलिंग का वहाँ एक बड़ा बिजनेस है। तो अगर कनाडा से जितने मेरे पास कॉल्स आए उसमें ये बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब सवाल होते हैं कि मैं इसमें जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तो निश्चित रूप से अगर गैम्बलिंग के फील्ड में आप भारत में हैं, चाहे आप कनाडा में रह रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में, अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग में हैं तो उसकी लाइन कहाँ से देखते हैं? तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे हृदय रेखा पे ये ट्रायंगल का होना जरूरी होता है। और केतु के एरिया में भी अगर कोई ट्रायंगल जैसा बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो निश्चित रूप से आप गैम्बलिंग के फील्ड में सफल होंगे,
शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आएगा और आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति हाथ लगेगी। कहीं आपने पैसा लगाया हुआ है तो पैसे से बड़ा पैसा बन जाएगा। सरकारी नौकरी का योग कैसे देखते हैं आप? सरकारी नौकरी ये आप देखेंगे रिंग फिंगर है, जिसको अपोलो फिंगर के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे ये सीधी लाइन होती है। यहाँ से पता चलता है कि आपके पास शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी है। सरकारी नौकरी के लिए दो योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इंडेक्स फिंगर के नीचे ये आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ होना चाहिए और सूर्य की जो उंगली के नीचे सीधी लाइन होनी चाहिए। ये दो चीजें जो है आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर यहाँ पे ये उभरा हुआ एरिया है तो इसका मतलब पावर मिलेगा। अब आप ए क्लास की नौकरी लेंगे, बी क्लास की नौकरी लेंगे, सी क्लास की नौकरी लेंगे, इससे भी पता चलता है। ये आपकी सूर्य की लाइन है, अगर ये जितनी छोटी है और बृहस्पति अच्छा है तो आप सी क्लास में जाएंगे। सूर्य की लाइन थोड़ी लंबी है, बृहस्पति और उभरा हुआ है तो आप बी क्लास में जाएंगे। अगर सूर्य की लाइन बहुत लंबी है, बृहस्पति बहुत उभरा हुआ है, भाग्य रेखा बहुत अच्छी है तो आप ए क्लास की लाइन में जाएंगे। आप आईएएस बन सकते हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। और जैसे लाइन में बीच बीच में थोड़ा सा कट हो या टेढ़ी हो तो उस केस में क्या होगा? लाइन में जैसे सूर्य की नीचे वाली लाइन पे अगर कोई भी कट लगा हुआ है तो नौकरी में संघर्ष बढ़ेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं उसमें भी संघर्ष बढ़ेगा, और अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो भी आपको कई अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। एक नंबर से रुक जाएगा, 2 नंबर से आप पीछे हो जाएंगे, फिर से आपका 1 साल खराब हो जाएगा, फिर से आप मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि वो हिम्मत ना हारें, उनको जरूर सफलता मिलेगी। क्या समय के हिसाब से रेखाएं भी चेंज होती हैं? निश्चित रूप से। तो वो कितना समय होता है जब रेखाओं में परिवर्तन आना शुरू होता है? जिस दिन मदर जो है कंसीव करती है गर्भावस्था के दौरान, उस दिन से बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। 9 महीने तक वो माता के गर्भ में रहता है, उसके बाद वो माता के गर्भ से बाहर आता है। गर्भावस्था के दौरान पूरी बॉडी की संरचना का निर्माण होता है, उसमें हस्तरेखाओं का भी निर्माण हो रहा होता है। आपने महाभारत में अभिमन्यु के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने भी बाहर की कहानी सुन ली थी और 7वां फाटक नहीं तोड़ पाए थे। तो इससे ये पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान हमारे बॉडी का पूरा निर्माण होता है, जिसमें हस्तरेखाओं का भी निर्माण होता है। इसके बाद 24 घंटे के बच्चे के अंदर जन्म के पश्चात उसके 3 प्रमुख लाइनें देखी जा सकती हैं: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ये 3 लाइनें होती हैं। अब सवाल है कि क्या लाइनें बदलती हैं? हर 24 घंटे में लाइनें बदलती हैं, हर 1 साल में लाइनें बदलती हैं, हर 5 साल पे भी लाइनें बदलती हैं। लाइनों के बदलने का जो रहस्य होता है वो हमारी सोच होती है। जैसे मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि मैं अब जो है अब सोशल मीडिया के फील्ड से निकल करके अब मैं नेतागिरी की फील्ड में जाऊंगा, अब इलेक्शन लड़ूंगा। आज आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एमपी बनना है, एमएलए बनना है। जैसी सोच बदली, अब आपकी लाइन बदलने लगे। अब आपके राजयोग, भाग्य योग की लाइनें जो है अब चेंज होने लगेंगी। तो सोच के आधार पे, कर्म के आधार पे भी हमारी लाइनें बदलती रहती। क्या बच्चों की रेखाएं भी देखी जा सकती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं? कीरो दुनिया के बहुत ही फेमस हस्तरेखा विशेषज्ञ माने जाते हैं। कीरो के अनुसार 24 घंटे के बच्चे का भी हस्तरेखा देखा जाता है। मैंने कीरो के आधार पे एक्सपेरिमेंट किया, कई छोटे बच्चों का हाथ देखा, क्योंकि मेरे कई रिलेटिव के बच्चे वगैरह हॉस्पिटल में होते हैं। वैसे तो हॉस्पिटल में कई बार आजकल इन्फेक्शन की वजह से उनको देखने नहीं दिया जाता है, लेकिन हस्तरेखा विशेषज्ञ होने के नाते हम दूर से कोशिश करते हैं कि बच्चे के हाथ को देखें। बच्चों में ये मुश्किल होता है कि उनकी मुट्ठियां बंधी हुई होती है जब बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से अगर मैंने देखा जिज्ञासा बस, तो 24 घंटे के बच्चे का भी हाथ देखा जा सकता है। उसकी पूरी रेखाएं थी, स्पष्ट रेखाएं थी। कभी आपने ऐसे रिसर्च की है कि जैसे आपका 27 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे जिनके बच्चों को आप बहुत छोटे से जानते हो और वो अभी भी आपसे हाथ दिखाते हैं, और आपने कहीं ऐसा कुछ नोटिस किया कि पहले कैसा था, इसकी रेखाएं कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं? निश्चित रूप से नोटिस किया मैंने। बहुत सारे रिलेटिव्स है, जानने वाले लोग हैं, छोटे बच्चों को जिनको हमने 20 साल 25 साल पहले भी हाथ देखा था और आज देखता हूँ। जो मैंने एज्यूम किया था कि ये बच्चा किस फील्ड में जाएगा, कॉमर्स के फील्ड में जाएगा, साइंस के फील्ड में जाएगा, आर्ट्स के फील्ड में जाएगा, ज़्यादा बोलेगा या गंभीर रहेगा बड़ा होकर के, एकदम उसी लाइन पे मैं आज रिजल्ट देख पा रहा हूँ। मैंने कई ऐसे लोगों को, रिलेटिव्स को बताया था। करीब 2017 में मैंने अपने एक रिलेटिव को बताया था, मेरे रिलेटिव का बेटा था, तो कि भैया मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं।
मैंने कहा 2025 आते आते तुम्हारे पास 500 करोड़ का टर्नओवर होगा। वो 2025 में क्या 2024 में मेरे पास आया, बोला भैया आपने जो बोला था बिल्कुल सही बात है, मेरा बिजनेस टर्नओवर बहुत बड़ा है। वो मशीन में ही इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज में, और वो अच्छा खासा उनका बिजनेस है। तो टर्नओवर भी पता चल जाता है। आप 500 करोड़ में जाएंगे, आप 100 करोड़ में चले जाएंगे, आप 100 करोड़ में जाएंगे, इसका भी अंदाजा लग जाता है। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं कि हाथ से ये कैसे पता चलेगा कि बिजनेसमैन बनने का योग है। बिजनेस के लिए जो है सबसे जो महत्वपूर्ण लाइन होती है वो मस्तिष्क रेखा होती है। आपकी मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी होती है, इस सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जा रही है, उतना ब्रॉड विजन, उतना बड़े बिजनेसमैन बनने की संभावना होती है। नंबर 1। नंबर 2, ये शनि की उंगली होती है जिसे हम भाग्य की उंगली कहते हैं। इसके नीचे सीधी लाइन अगर बन रही है तो आप बड़े बिजनेसमैन, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। कई बार भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं, लेकिन आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप मिलियंस बिलियंस में चल रहे हैं। तो अब हमें कौन सी लाइन देखनी चाहिए, तो उसके लिए सूर्य रेखा भी देखनी चाहिए। सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस में जो सबसे कोर लाइन होती है देखने के लिए, वो होती है हमारी बुध की लाइन। ये कनिष्ठा उंगली होती है, और कनिष्ठा उंगली के नीचे सीधी लाइन बनी हुई है, या यहां से कोई लाइफ लाइन को जोड़ने वाली कोई लाइन आ रही है, तो आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली। जेल योग कैसे देखा जाता है? जेल योग, अंगूठे के नीचे ये शुक्र पर्वत है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही उभरा हुआ एरिया, अच्छा एरिया बन रहा है, और इसमें बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं और उनको काटने वाले भी लाइनें। आप देखेंगे कई लोगों के अंगूठे में बहुत सारे वर्ग बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं। वर्ग या स्क्वायर दो तरफ आपको ले जाता है। एक तो बहुत ज़्यादा सेंसुअल हो जाएंगे, बहुत रोमांटिक होते हैं, पति पत्नी में कई बार झगड़ा होने के भी चांसेस होते हैं। और ये वर्ग जितना गाढ़ा बनता जाता है, उतना ही ज़्यादा जेल योग या कन्फाइनमेंट के योग भी बनते हैं। क्या इसको संन्यास योग भी बोल सकते हैं, या वो अलग होता है? संन्यास योग के लिए हमें हथेलियों में, ये आपके इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे जो है बृहस्पति पर्वत को देखना चाहिए कि बृहस्पति आपका कितना अच्छा है, प्लस केतु का एरिया कितना स्वस्थ है। यहाँ से भी संन्यास योग देखा जाता है। और प्लस शनि जो मिडिल फिंगर है, इसके नीचे, मतलब यहाँ पे सीधी लाइनें हों, कई छोटी छोटी बारीक लाइनें होती हैं, तो इंसान आध्यात्म में चला जाता है, आध्यात्मिक गुणों वाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जिस तरीके से हम रेखाएं बता रहे हैं, तो रेखाएं कुछ तो बीच में कट जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं, कोई दूसरी रेखा काट देती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब किसी भी लाइन को कोई भी रेखा काटती है, जैसे मान लीजिए कोई सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है नेगेटिव लाइन होती है, उसकी असर को कम करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके जीवन में से कोई रेखा इस तरह से, कोई लाइन इस तरह से काट रही है, ये चिंता की रेखा है, ये नकारात्मक रेखा है, जीवन में बाधा पहुंचा रही। अगर ये भाग्य रेखा को काट रही है तो भाग्य में बाधा पहुंचा रही है। अगर सूर्य रेखा को कोई रेखा काट रही है तो आपके टैलेंट में बाधा पहुंचा रही है, आपके डेस्टिनी में बाधा पहुंचा रही है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये बाधक लाइंस होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना नेता, मतलब पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि हाथ में नेता बनने का योग है या नहीं है? हाथ में नेता बनने का मतलब होता है कि आप राजयोग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, आप राजाओं वाली जिंदगी जी सकते हैं नहीं, जी सकते हैं कि नहीं, या आप समाज की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी लाइन देखें तो इसके लिए प्रमुख लाइन है, एक तो आपका बृहस्पति का जो एरिया है, बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ है। बृहस्पति जो होता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे सकारात्मक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति उभरने का मतलब आप लीड करेंगे, आप बड़े नेतृत्व की तरफ जा रहे हैं। शनि पर्वत ये भी अच्छा है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं उभरा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो शनि पर्वत अच्छा होना चाहिए और इस पर सीधी लाइन होनी चाहिए। प्लस ये आपकी अपोलो फिंगर है, इसके नीचे सीधी लाइन होनी चाहिए। तो ये तीनों लाइनें जो होती है, सूर्य की लाइन, शनि की लाइन और बृहस्पति पे भी अगर कोई लाइन बन रही है, तो आप निश्चित रूप से राजनीति में जाएंगे, एक सफल राजनीतिज्ञ बनेंगे। Okay. अच्छा, कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि संतान योग कैसे जाने। कुछ लोगों के संतान नहीं है या फिर वो प्लान कर रहे हैं, तो ये हाथ में कैसे देखते हैं, और इसमें क्या माता का हाथ देखना चाहिए या पिता का, या दोनों का? सबसे पहले मैं बता दूं, संतान योग के लिए जो है माता और पिता दोनों का हाथ देखना जरूरी है। वैसे अगर माता पिता नहीं उपलब्ध हैं तो भी हर व्यक्ति के हाथ में संतान की रेखा होती है। संतान जो होता है ये रिप्रोडक्टिव क्षमता से संबंधित है।
अब किसी का भी हाथ देखेंगे तो उसके अंदर संतान का योग है कि नहीं, उसी के हाथ से पता चल जाता है। आपने कितने हाथ देखे होंगे अभी तक अपने 27 साल के करियर? करीब करीब आप ये मानिए कि 50,000 लोगों का तो डायरेक्ट हाथ देख चुका होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन हाँ दोनों जी। लगा के। कोई ऐसा मतलब आपको हाथ याद है जो बहुत जिसको देख के आपको लगा हो कि वाह वाकई में ऐसा हाथ दिखा मुझे? जी बिल्कुल, ऐसे और क्या खास था उसमें ऐसा? ऐसे हमने देखा जैसे कि कुछ संकेत होते हैं, जैसे कुछ सिग्नल होते हैं। किसी के हाथ में कमल का निशान बन रहा हो, किसी के हाथ में मछली बन रही हो, गदा है, भाला है, फावड़ा बन रहा है, तो समझिए कि ये इंसान नॉर्मल इंसानों से बहुत ही अलग है। नंबर वन। नंबर टू, एक सीमियन योग होता है। सीमियन योग जो है बहुत ही रेयर लोगों के हाथ में पाया जाता है। जब ये हृदय रेखा जो होती है ये मस्तिष्क रेखा में आके मिलती है तो सीमियन योग बनता है। सीमियन योग के कारण जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मूडी होता है, बहुत अलग व्यक्तित्व का होता है, अपनी दुनिया में रहने वाला होता है और बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने वाला होता है। सीमियन योग के ऊपर मेडिकल साइंसेज में भी बहुत ज़्यादा अध्ययन हुआ है, जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट की डिजीज भी होने के चांसेस हैं, जिसको हमारा वैदिक ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र भी मानता है। सीमियन योग वाले लोगों को हृदय रोग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये थोड़े अलग कैटेगरी के हाथ माने जाते हैं। तो जैसे हमने अभी साइन की बात की जी कि जैसे मान लो कमल का साइन है, जी। तो ये क्या दिखाता है? कमल साइन जिसके हाथ में बनता है वह इंसान या तो भगवान है या तो भगवान के पास है, मतलब भगवान के सारे गुण उसके अंदर मौजूद है। अब कलयुग में तो देखो भगवान तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा होगा कि एक उच्च कोटि का एक दिव्य आत्मा डिवाइन सोल हो सकती है वो। तो ये कमल कहीं भी होगा या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए हथेली में? जो भी संकेत होते हैं अलग अलग पर्वतों पे उनका महत्व अलग अलग होता है। बृहस्पति पे अगर कमल है तो उस व्यक्ति के अंदर दार्शनिक होने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, आध्यात्मिक होने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी। बृहस्पति का मतलब सीधे सीधे विष्णु भगवान उसके अंदर है। शनि पर्वत पे अगर कमल बन रहा है तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख संपदा में वृद्धि करेगी। कमल अगर कहीं बीच में हाथ में बन रहा है तो सीधे साक्षात विष्णु भगवान उसके पास है। तो अलग अलग पर्वतों पे कमल का जो निशान है वो अलग अलग महत्व देता है। अगर हम त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल क्या दिखाता है? त्रिशूल जो होता है इसको हम शंकर जी से जोड़ते हैं। भगवान शंकर जी का जो त्रिशूल है मतलब साक्षात आपके साथ कहीं ना कहीं त्रिभुवन है। त्रिशूल जो बनता है यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हृदय रेखा है यहाँ पे ये 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड होती है, एक त्रिशूल की तरह रचना बनती है। इससे भी आप आसानी से त्रिशूल को देख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हृदय रेखा में ही त्रिशूल बनेगा। मान लीजिए सीधे इस तरह से कोई लाइन बन के त्रिशूल बन गया शनि पर्वत पे। शनि पर्वत पे त्रिशूल होने का मतलब आप जो है एक दैवी शक्ति शंकर जी की शक्ति से संपन्न एक भौतिक संपदा वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि शनि पर्वत जो होता है न्याय का देवता होता है, संपन्नता का जो है वो क्षेत्र माना जाता है। तो आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आपके ऊपर शंकर जी की भी बहुत ज्यादा कृपा बनी रहेगी। कुछ ऐसे साइन हो जैसे एक मछली का साइन हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्या दिखाता है? फिश जो होती है, जो मछली है, आप देखेंगे यहाँ पे आप अगर मान लीजिए केतु के एरिया में मछली बन रही है, यहाँ पे केतु का एरिया होता है और ये मछली यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे मछली की पूंछ भी है और मछली की मूंछ भी बन रही है। निश्चित रूप से आप एक बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति बनने वाले हैं। केतु जो होता है वो आपको डायरेक्ट आध्यात्म से जोड़ता है। वैसे तो बृहस्पति भी जोड़ता है, लेकिन केतु भी आपको आध्यात्मिक बनाता है और आप कहीं ना कहीं इस दुनियादारी से जो है दूर हट जाएंगे। आपने सुना होगा कि एक इंसान है वो सन्यास ले लिया। सन्यास का मतलब जैसे उसकी वाइफ मान लीजिए मर गई, अब वो कहता है कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं हिमालय में जा रहा हूं। वाइफ रहती तो क्या वो हिमालय में जाता? शायद नहीं जाता। तो सन्यास योग क्या होता है कि आपको दुनिया से कब डिटैच करता है, लोगों से कब अटैच करता है, ये केतु डिसाइड करता है। वाइफ के मरने के बाद वो सन्यास लेगा, ये भी केतु डिसाइड करता है। वाइफ रहेगी तो सन्यास नहीं लेगा, ये केतु डिसाइड करता है। मछली के बारे में बात करते हैं। मछली जो है अगर बृहस्पति पर्वत में बन रही है, साक्षात्कार एकदम आप मतलब विष्णु भगवान से साक्षात्कार हो रहा है आपका, एकदम आपका मतलब बृहस्पति जो है आप एक बड़े महत्वाकांक्षी एक बड़ी लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। एक टीचर बन सकते हैं, एक गुरु बन सकते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं आप उनके हाथ में मछली का संकेत कहीं ना कहीं वो मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और वो एक बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं।
कुछ लोगों के स्वास्तिक का निशान होता है हाथ में, इसका क्या मतलब होता है? स्वास्तिक जो होता है आप देखेंगे स्वास्तिक का पहला चिन्ह वैदिक काल में मिला था। और स्वास्तिक एक ऐसा संकेत है, एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, जिसमें हम उसको विष्णु से, लक्ष्मी से या एक मतलब एक बड़ी दैवी शक्ति से जोड़ करके देखते हैं। अगर कहीं पे भी स्वास्तिक का निशान बन रहा है तो आप एक बड़े राजयोग की तरफ जा रहे हैं, राजाओं के घर में पैदा हुए हैं, या एक बड़े राजयोग की तरफ आपका जाना निश्चित रूप से एक तय है, जाना ही जाना है राजयोग की तरफ। स्वास्थ्य के अलावा और कौन से सिग्नल होते हैं राजयोग के? राजयोग के जो सिग्नल होते हैं, सूर्य पे सीधी लाइन होनी चाहिए, शनि पे सीधी लाइन होनी चाहिए, बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, आप चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हो। अच्छा, जब हम इतना डिस्कस कर रहे हैं तो एक मुझे एक लाइन याद आ गई। ऐसा बोलते हैं ना कि दुनिया पे ज़्यादा यकीन मत करना, किस्मत पे ज़्यादा यकीन मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आपका क्या कहना है? मतलब जैसे अभी हम हाथ डिस्कस कर रहे हैं, जिन लोगों के हाथ नहीं है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनका भाग्य कैसे बनता है? भारतीय सामुद्रिक शास्त्र के अंदर पूरे शरीर का अध्ययन किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में जो है आपकी नाक, आँख, कान, बाल, जिस महिलाओं की गर्दन पतली होती है, कमर पतली होती है, वो महिला भाग्यशाली होती है। इसका मतलब कि हाथ की हर जगह जरूरत नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र में हाथ जो होता है या हाथ की लाइन एक पार्ट होता है, छोटा सा। शरीर को देख करके भी आपके भाग्य के बारे में बताया जा सकता है। जिसके हाथ नहीं होते हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा, उनके आप आंखों को देख करके भी बता सकते हैं कि इंसान का भाग्य कैसा होगा। ये जो हमारी जो पलकें होती है ना, इसके ऊपर जो आईब्रो होता है, जिसको भौहें बोलते हैं, भ्रिकुटी बोलते हैं, ये भ्रिकुटी बिल्कुल अच्छी है तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। आपका दांत बहुत अच्छा है, मुंह से कोई स्मेल या बदबू नहीं आ रही है, तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। अगर ये भ्रिकुटी आपकी खराब है, भौहें टेढ़ी है, तो आपका मंगल खराब है। तो यहाँ पे उसकी भौहों को देख करके भी आप मंगल की परिकल्पना कर सकते हैं। आज भी हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर महिलाएं अपनी भौहों को, आईब्रो को ठीक करती हैं। आईब्रो को इसलिए नहीं ठीक करती हैं कि उनको ब्यूटी पार्लर में जाने का शौक है या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का शौक है, बल्कि महिलाएं जो हैं अपने मंगल को ठीक कर रही होती हैं, इसलिए अपनी भौहों को ठीक करती है। मंगल ठीक रहेगा तो वो परिस्थितियों से लड़ सकती हैं, मजबूत बनी रहेंगी, या किसी भी पुरुष का मंगल अगर अच्छा है तो वो लड़ सकता है, एक बड़ा योद्धा बन सकता है, न्याय के लिए लड़ सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। तो हम शरीर की संरचना के आधार पर भी उसके जीवन के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ में कुछ अलग से निशान आ जाता है, क्या उसकी वजह से भी हमारा भाग्य उसकी वजह से भी मतलब जीवन में जो समय है वो बदल जाता है? निशान जो होता है, अगर हम इसको देखें तो सिकंदर का उदाहरण मैं आपको दूंगा। सिकंदर एक ज्योतिष के पास गया और ज्योतिष हस्तरेखा विशेषज्ञ ने बोला कि तुम्हारा भाग्य खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। सिकंदर आया अपने घर पे और अपने हाथ को जो है तलवार से काटा और एक लाइन बनाया कि ये मेरी भाग्य की रेखा है और मैं भाग्यशाली बन के दिखाऊंगा। और एक दिन सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा इंसान बना। तो सिकंदर उस भाग्य रेखा को काटने से या उस लाइन को तलवार से बनाने से भाग्यशाली नहीं हुआ। उसने यह अपने माइंड के अंदर डिटर्मिनेशन दिया। उसने ये सोचा कि मैं एक दिन दुनिया का महान व्यक्ति बनूंगा, ये फैसला लेता हूं, और वो बड़ा महान इंसान बन गया। अब किसी के हाथ में कोई कट लग जाए और मान लीजिए मस्तिष्क रेखा का पूरा निर्माण कर दे कट, तो उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कट से, इंजरी से, चोट चपेट से आपके भाग्य में परिवर्तन या आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। ये लाइनें जो है ये बाहर से बनती। आपके जीवन में परिवर्तन, जो लाइनें आपकी सोच से बनती हैं, आपके कर्म से बनती हैं, उन लाइनों का महत्व आपके जीवन में दिखाई देता है। जैसे अभी हमने पर्वत की भी बात की, कौन कौन से ऐसे पर्वत होते हैं जो हमें हाथ में देखने चाहिए और उनका क्या महत्व होता है? हस्तरेखा शास्त्र में आप देखेंगे इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति पर्वत है, मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत है, ये आपके अपोलो फिंगर है, इसके नीचे सूर्य पर्वत होता है, और छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है, अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। ये पर्वत होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में लाइनों के साथ साथ पर्वतों का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर ये पर्वत उभरे हुए हैं, अगर ये गद्दी यहाँ पे अच्छी बन रही है, इंसान का बेस बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति पर्वत उभरा है तो बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता बनेगा। शनि पर्वत उभरा हुआ है तो उसके पास धन संपदा मिलेगी। ऐसे सारे पर्वतों के अंदर अपनी विशेषताएं होती हैं। सिर्फ लाइनों को देख के ही
हस्तरेखा विशेषज्ञ को प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। हम जब भी कोई भी क्लाइंट को जब देखते हैं तो उसकी लाइनें देखते हैं, उसके पर्वत को देखते हैं, उसके हाथ की संरचना को देखते हैं कि अग्नि प्रकार का हाथ है या वायु प्रकार का हाथ है, पृथ्वी प्रकार का हाथ है। इन सभी प्रकारों को फिर हम वहाँ पे देखने के पश्चात यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड में काम करेगा या कैसा उसका भाग्य होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर दिव्य कृपा है, मतलब देवताओं का, भगवान का हाथ हमारे ऊपर है? आपकी जो ये जीवन रेखा होती है ना, एकदम सीधे इस तरह से चलती है, इसके अंदर आप देखेंगे ये लाइन होती है मंगल की रेखा होती है, जिसको हम सेकेंड लाइफ लाइन या द्वितीय जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ये लाइन जिसके हाथ में होती है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं दैवी कृपा से प्रेरित होता है, उसके ऊपर भगवान की शक्ति होती है। वह कभी भी, उसका कोई दुश्मन भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। चोट, दुर्घटना, बीमारी, यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी वो गिर जाएगा, हवाई जहाज में प्लेन क्रैश भी हो जाएगा तो भी वह बच के निकल जाएगा। बाकी भले सारे लोग मर जाएंगे लेकिन वो इंसान बच जाएगा, क्योंकि उसके पास मंगल है, दैवीय शक्ति है। तो कहीं ना कहीं जो ये दैवीय शक्तियाँ होती हैं, ये हमारे हाथों में भी दिखाई पड़ती हैं। दिखाई पड़ती है। दैवी शक्तियां जो होती हैं हमारे हाथ में होती हैं, और उन दैवी शक्तियों के साथ हम चलते हैं। दैवी शक्तियां मंगल से देखी जाती हैं, दैवी शक्तियां बृहस्पति से देखी जाती हैं। आपके अंदर कितनी मात्रा में दैवी शक्ति। ठीक है, एक लव रिलेशनशिप का और है, ठीक है, उसको थोड़ा सा और कुरेदते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि रिलेशनशिप में है तो उनका थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि वो कितना लंबा चलेगा, हमारा आगे मैरिज तक जाएगा या नहीं जाएगा। वो हम हस्तरेखा से कैसे देख सकते हैं? हस्तरेखा शास्त्र में मैरिज लव मैरिज होगी या मैरिज अरेंज्ड मैरिज होगी। आप देखेंगे आपकी कनिष्ठा उंगली होती है, इसके नीचे जो है आप क्षैतिज रेखा इस तरह से देखेंगे। अगर ये लाइन 2 से 3 यहाँ पे बनी हुई है तो निश्चित रूप से एक से अधिक अपोजिट जेंडर के साथ उसके संबंध हैं या अटैचमेंट है। दूसरा चीज कि अब उसका लव मैरिज होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 लाइनें बन रही हैं तो निश्चित रूप से एक या एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध होने के चांसेस हो सकते हैं, या महिला है तो पुरुषों के साथ उसके संबंध हो सकते हैं। तो एक तो ये क्लियर है कि लव मैरिज होगा। दूसरा ये होता है कि ये शुक्र पर्वत कितना उभरा हुआ है, कितना सुंदर है। शुक्र पर्वत खूब उभरा हुआ है, कोई क्रॉस कटिंग नहीं है, खूब ज़्यादा उभार लिए हुए, तो इंसान थोड़ा रोमांटिक होता है, कला प्रेमी होता है और लव की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, प्रेम प्रसंग में जाता है। अब सवाल ये है कि लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे कई लाइनें बनती है तो उस इंसान का निश्चित लव कम अरेंज मैरिज होना तय है, होगा ही होगा। और अगर हम शुक्र को देखें और कई लाइनों को देखें तो वो निश्चित रूप से प्रेम वाली शादी करना पसंद करता है। अच्छा, कई लोगों की जैसे कुंडली में ये है कि भाई मेरा भाग्य नहीं है, या मेरे हथेली में, हस्तरेखा में कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं है, या फिर बिजनेस का योग नहीं है, तो क्या इसके लिए अलग अलग रेमेडीज भी होती हैं? बिल्कुल। जिस प्रकार से कुंडली को देख करके हम रेमेडीज देते हैं, पूजा पाठ करना बताते हैं, रुद्राक्ष पहनना है, स्टोन पहनना है, मेटल पहनना है, उसी तरह से हाथ की रेखाओं को भी देख करके हम उनको पूरी की पूरी रेमेडीज बताते हैं। हाथ की रेखाएं मान लीजिए आप देखेंगे, उदाहरण के लिए किसी का बृहस्पति खराब है, बृहस्पति दबा हुआ है। बृहस्पति जो होता है अगर बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ होता है। शादी नहीं होगी या शादी में डिले होगा, तो उस महिला को क्या करना चाहिए रेमेडी में? बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। बृहस्पति कैसे मजबूत होगा? एक तो आप अपने अंगूठे से यहाँ पे दबा सकते हैं बृहस्पति को, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने थोड़ा सा हल्दी का पेस्ट बना ले, आधा चम्मच हल्दी ले लें उसको और थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट को जो है बृहस्पतिवार वाले दिन, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे जो है बृहस्पति पर्वत पे लेपन करें, लेप करके छोड़े इसको, तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होने लगेगा। बृहस्पति मजबूत होगा तो शादी भी होगी, आप नेतृत्व की तरफ जाएंगे, आध्यात्म की तरफ जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसी तरह से अलग अलग पर्वतों की अपनी रेमेडीज होती है। जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं तो कितना एक्यूरेट होता है ये? हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष की ही एक विधा होती है जो 100% सही होती है। लेकिन यह निर्भर करता है कि आप किस ज्योतिष के पास जा रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी ज्योतिष के पास कितना अध्ययन का जो है अनुभव है। यह दोनों चीजें मैटर करती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुभव में जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी है कि आप 100% सटीक वर्णन कर सकते हैं हाथ की रेखाओं को देख करके। उसके लिए कुछ
चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं, जैसे मान लीजिए आप जब हाथ देख रहे हो तो प्रॉपर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जिससे हथेलियों पे लाइट आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अगर मैग्नीफाइंग लेंस है, अगर आप उसको थोड़ा बारीकी से लाइनों को जांच पड़ताल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकते हैं किसी के हाथ के बारे में। इसके अलावा हथेलियों पे इंक लगाएं, नीले कलर का या काले कलर का इंक लगा करके प्लेन पेपर पे ऐसे छाप ले लें, और उस पेपर को आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें लाइनें बिल्कुल स्पष्ट होती है। तो अगर उन विधाओं का पालन करते हुए अगर आप हस्तरेखाओं का अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, सटीक अध्ययन कर सकते हैं किसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं हस्तरेखा को लेके तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।